पीटीएम जो हुआ था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और आप लोगों से अभी जो मैंने सुना, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसे लगता है कि जिस मकसद से मैंने कोचिंग शुरू की थी, अलग अलग मकसद हो सकते हैं। दो प्योर मकसद होते हैं, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड टू अर्न अ फेम। ताकि पैसा तो टिकेगा नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम जरूर टिकेगा। इसमें क्या हुआ, जब मैंने पीटीएम लिया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, एक चीज़ मैंने नोटिस की, मैं कभी भी पीटीएम में पहले मैं शुरुआत नहीं करता हूँ। आई ऑलरेडी गिव 15 मिनट्स टू द पेरेंट्स। मैंने 15 मिनट तक मैंने बोला, जब तक आप लोग मुझे आपके बच्चों को आने वाली प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस नहीं करोगे, मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। ये आप घर में जाके अपने पेरेंट्स से वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने 15 मिनट का समय दिया। जो भी कमियां हैं, जो भी आपके बच्चे बोलते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, टीचर्स के बारे में, फैसिलिटीज़, डिसिप्लिन, इन सब के बारे में आपको जो भी प्रॉब्लम है पहले मुझे बताओ, उसके बाद ही मैं मीटिंग स्टार्ट करूँगा। 15 मिनट तक पेरेंट्स भी चुप, मैं भी चुप। फाइनली मुझे स्टार्ट करना पड़ा। तो उनमें से 2-4 पेरेंट्स ने बोला कि सर, कोई ऐसी समस्या नहीं है, टीचर्स आर वर्किंग सीरियसली और स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं। मैं अपने पूरे करियर में बता दूं कि पहले एक बात बता देता हूँ, 12वीं के जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनके साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ है। मैं कई बार गिल्टी फील कर चुका हूँ और सॉरी भी बोल चुका हूँ, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे पता लगते लगते 3-4 महीने निकल गए थे। गलती इन बच्चों की थी। आप आए काय के लिए हो? दोस्ती करने के लिए नहीं आए हो टीचर के साथ, अपने काम से आए हो। और मैं भी आपके साथ वैसे ही रहता हूँ, बराबर। मुझे इन बिटवीन द क्लास खूब हंसी मजाक करना, टीचर लोगों से खूब दोस्ती करना, इसमें अपन स्पॉइल हो जाएंगे। तो उनके साथ जो हुआ था, तो उसके बारे में मैंने काफ़ी गिल्टी फील किया, लेकिन मेरे कर्म अच्छे थे। मैंने कई साल से मेहनत की थी कि कुछ नए लोग अपने साथ ज्वाइन हुए हैं, भरत सर हैं, 3 लोगों ने पूरा संभाल लिया। अभी करियर पॉइंट हेल्दी भी है, वेल्दी भी है। मैं अपने अचीवमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। पहला अचीवमेंट, पीटीएम में जितने पेरेंट्स आए थे, एक भी पेरेंट्स के पास कंप्लेंट करने लायक एक भी टॉपिक नहीं था। दूसरा, जब पेरेंट्स ने मुझे ये सवाल पूछा कि सर, बुट्टीवरी के कोई कोचिंग क्लास वाले ऐसे हैं जो हमारे बच्चों को अभी भी अप्रोच कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बता दूं। ये चीज बुट्टीवरी में दूसरी बार हुई। पहली बार जब बुट्टीवरी के सभी कोचिंग क्लास को ये पता चला कि उनके पास एक भी एनआईटी फेवर का स्टूडेंट नहीं है, तो ये पीछे पड़ गए अनुज सिंह के और उसको खरीदना शुरू कर दिया कि प्रैक्टिस के लिए या 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में पहुंच जाओ, ठीक है, बाकी क्या सेटिंग हुआ पता नहीं। इस तरह का अप्रोच, तो देखो, ये एक घटिया तरीका होता है कोचिंग चलाने का। और एक तरीका मुझे लग रहा है कि मैं जो चला रहा हूँ बेस्ट है, क्योंकि इन बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस है उससे काफ़ी हमको इंस्पिरेशन मिलता है। और आपकी सोच मेरे प्रति तो नहीं, पर मेरे टीचर के प्रति जो आपकी सोच बनी है, उससे जरूर उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा टू अचीव द ग्रेटर सक्सेस। एक बात का ध्यान रखना, अचीवमेंट में 2 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है। एक, आपके माता पिता, उनकी बड़ी आशाएं आकांक्षाएं आपके साथ जुड़ी होती है। और दूसरा, आपके टीचर। नसीब से, अपने लक से जो माता पिता मिले, दीज आर द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड। उनके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। सेकंड थिंग, अपने को जब जिन टीचर के अंडर में अपन आ जाते हैं, 2 साल उनके साथ रहना है, कैसे रहना है, क्या रहना है, प्रीमाइसेस 2 साल तक यूज करना है, ये कैसे यूज करना है, क्या करना है, अपन को सोचना है। अगर मैं सोचो कि मार्केटिंग कर करके और पकड़ पकड़ के बच्चों को लाता ना, तो 10 बच्चे मुझे वो मिल जाते जो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन भीड़ की भीड़ आ जाती। कौन सी? जिनको करना ही नहीं था, फिर भी उस रास्ते पे लेके आते। सोचो, पढ़ाते वक्त टीचर को कितनी तकलीफ होती। और इस बात की मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैंने एडमिशन के टाइम पे आपको बोला था कि यहाँ 6 से 7 घंटे लगने वाले हैं और घर में भी 2-3 घंटे पढ़ना है, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। और उस चीज के लिए आप तैयार हो गए थे। और मुझे पता था उससे एक नुकसान होता है। जब मैं किसी पेरेंट्स को, स्टूडेंट को बोलूंगा कि 10 घंटे रोज जाएंगे, तो पेरेंट्स बोलता है ये 1 घंटा नहीं बैठेगा तो 10 घंटे कैसे निकालेगा, एडमिशन कैंसिल। लेकिन फायदा भी तो हुआ। वो बच्चा जो 1 घंटे पढ़ने वाला था, जिसको 10 घंटे नहीं पढ़ना था, वो नहीं है ना अपने पास।
सेकंड थिंग, उनके साथ पेरेंट के साथ बच्चे भी बैठे रहते हैं। जब मैं शेड्यूल बताता हूँ कि ये आपका टीचिंग टाइम है, ये आपका स्टडी आवर है और आपको घर पे भी पढ़ना है, यू एग्री विद दैट कंडीशन, तभी तो आप एडमिशन करते हो। तो 150-200 लोगों का काउंसलिंग करने के बाद इतने लोग जमा होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा 10 मिनट है ना, एक सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि सभी लोग ध्यान से सुने, ठीक है। थोड़ा सा काफ़ी देर से चल रहा है प्रोग्राम, तो आप लोग थक गए होंगे, पर मैं कहीं, अब मेरा जो रोल रहता है तो मैं अच्छी चीज़ तो बताऊंगा नहीं, एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो आपको एंटरटेन नहीं करेगी लेकिन अंदर से फील जरूर करवाएगी। आप सभी लोग आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेईई और नीट की। अब आप इस रास्ते पे निकल पड़े हो। आपको पता है आईआईटी या नीट में सफलता कैसे हासिल की जा सकती है, क्या तरीका है हासिल करने का आपके हिसाब से? मेहनत, गुड वर्ड। मेहनत मतलब होता है हार्ड वर्क। अब आप सोचिए, हार्ड वर्क करने से सफलता मिल जाती है। मैंने बोला मैं जो जो पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ऑब्जर्व इट वेरी क्लियरली, ध्यान से सुनो। ये 12th के भी काम में आएगा, 11th के भी काम में आएगा। अभी मैंने पूछा कि सफलता अर्जित करने के लिए क्या लगेगा, यू सेड मेहनत, दैट इज हार्ड वर्क। लेकिन हार्ड वर्क तो अपने माता पिता 15-20 साल से, जब से पैदा हुए हो तब से देख ही रहे हो उनकी मेहनत। आप लोग भी मेहनत करते हो, लाखों बच्चे मेहनत करते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत करता है लेबर, बराबर, लेबर सबसे ज्यादा मेहनत करता है। सफलता कहाँ है? ना लेबर को सफलता मिली, ना अपने मम्मी पापा को सफलता मिली, और लाखों बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी सफलता नहीं मिलती, बराबर है। इसका मतलब जो फैक्टर अपन कंसीडर कर रहे हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलेगी, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना बहुत जरूरी है। समझ में आया? इसका मतलब सफलता का कोई और दूसरा जरिया है, उस पर बाद में आता हूं। सफलता का और एक जरिया हो सकता है जो अपन इग्नोर कर रहे हैं, और वो जरिया है कंसंट्रेशन। और ये कंसंट्रेशन जो होता है, इट इज डायरेक्टली लिंक विद द कंपटीशन। अभी थोड़ा कंपटीशन के बारे में सुनिए। कंपटीशन में 10-12 लाख बच्चे जेईई में और 10 से 15 लाख बच्चे नीट में पार्टिसिपेट करते हैं। कितने लोगों को सफलता मिलती है आपको पता होगा, वेरी फ्यू आर देयर, ठीक है। अब इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने के बाद, ठीक है, सफलता नहीं मिल रही अपन को, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह तो होगी। इसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं। इसकी वजह क्या होती है? आप जैसे स्टूडेंट जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, एक होता है मीडियम रेंज स्टूडेंट, और एक होता है ऑर्डिनरी स्टूडेंट। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा कहाँ रहेगा मैं आपको बताता हूं। जो हर क्लास का, हर जगह जहां जहां स्कूल है, हर स्कूल में एक टॉपर रहता है, क्लास का टॉपर। फिर क्लास में सेक्शन हो तो उस सेक्शन का एक टॉपर होता है, बराबर। आफ्टर दैट उस गांव का भी कोई ना कोई टॉपर रहेगा, शहर का भी टॉपर रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का भी रहेगा, राइट। फिर स्टेट पे आते हैं और नेशनल लेवल का भी टॉपर रहेगा। ये सारे टॉपर्स एक ही चीज सोचते हैं, यार आईआईटी या नीट को क्रैक करना है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट की कैटेगरी में वो बच्चे आ रहे हैं जो सभी जगह के टॉपर थे। जब ये भीड़ कंपटीशन में जमा हो जाती है तो यहां पर अपनी अपनी जगह के टॉपर भी है और पूरे नेशनल लेवल के टॉपर भी खड़े हैं, है ना। ये हिस्सा होता है 10%। पार्टिसिपेट जो करते हैं कंपटीशन में 10% ये बच्चे होते हैं, और इनका जुनून होता है कि अपन को कंपटीशन क्रैक करना ही है। अब बचे कौन? 90%। 90% में मीडियम रेंज स्टूडेंट आते हैं और दूसरे आते हैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट। अब सवाल यह आता है कि उन बच्चों को अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों बोल रहे हैं? इसकी वजह होती है, आप अपने क्लास का एग्जाम्पल लीजिए। जब आप 10th में 9th में थे, आपको पता था कि आपके क्लास का ये बच्चा टॉपर है, बराबर। वो टॉपर क्यों है? वो भी पढ़ता है, अपन भी पढ़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो टॉपर जो है उसको 1 घंटे में एक लेसन लर्न हो जाता है, वही अपन को 5 से 10 घंटे लगते हैं उस लेसन को प्रिपेयर करने में। अब अपन बारीकी से विचार करते हैं उसको 1 घंटा क्यों लगता है।
आज के आज तो उसको 1 घंटा नहीं लग रहा ना। एक दिन का या एक महीने का कमाल तो नहीं कि उसके 1 घंटे में लर्न हो रहा है। अपन बोलते हैं ये 9th में भी यही टॉपर था, 8th में भी ये था, मतलब माँ ने बच्चा पैदा किया तो टॉपर ही पैदा किया, ऐसा नहीं होगा ना। उस बच्चे ने हर लेवल पे मेहनत की होगी। अगर अपन डीप में सोचे तो अपन को सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऐसे ही ध्यान में रहता है, पर वो फोटो भी तो है जब हाफ चड्डी पे साइकिल पे रॉकेट लेके 2 जन जा रहे हैं, देखिए क्या आपने फोटो इंटरनेट पे। फिर वो दौर से लेके अपने प्रेसिडेंट तक जो सफर उन्होंने कवर किया है उसके पीछे की हिस्ट्री भी तो होगी, उससे अपन को कोई लेन देन नहीं रहता। अपन बोलते हैं क्लास का टॉपर है, अरे टॉपर है इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन ज्यादा बन रहा है, चीजें जल्दी बन रही उससे, और अपन से क्यों नहीं बन रही? क्योंकि उसने कई दिन से एफर्ट किया होगा उस कंसंट्रेशन को बनाने के लिए जिसके रिजल्ट अभी दिख रहे हैं। इसका मतलब अगर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों के साथ अगर अपन को लड़ना है तो डेली स्टडी प्लान में एक चीज का पार्ट होना चाहिए कि आज करना क्या है, कितने घंटे में निपटाना है, और सही में जो टाइम अपन यूटिलाइज कर रहे हैं वो टाइम सही में अपन दे और प्रोडक्टिविटी बोलते हैं इसको। आप जब पढ़ाई खत्म करके जब उठो ना तब आपको पता होना चाहिए अरे यार आज जितना सोचा था इतना मेरा हो चुका है, इसको बोलते पॉजिटिव वर्क। तो ये जो खेल चल रहा है ना कंपटीशन में, इट्स अ पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन, और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है जब मैं आप लोगों को देखता हूँ और अदर स्टूडेंट को मैं देखता हूँ ना, मौज चल रही है, मस्ती चल रही है, ठीक है, सारी एक्टिविटी चल रही है, अपन उससे दूर है। आपने भी करना चाहिए, पर हर एक चीज की एक लिमिट होती है, लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब इस कंपटीशन को अगर भेजना है तो अपने को एक चीज तो पता चल गई, कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन आप जज कर सकते हैं। अब देखो, मान लो एक रेस लगाते हैं, साइकिल रेसिंग, स्पॉन्सर्ड बाय न्यू करियर पॉइंट रोडेसर, पूरे नागपुर के सभी बच्चों को जितने साइकिल रेसर हैं सबको बुलाते हैं, आपको 15 दिन की ट्रेनिंग दे दी जाएगी, नई साइकिल है और प्रैक्टिस के लिए 15 दिन दिए जाएंगे। अब इस कंपटीशन में पूरे नागपुर लेवल के लोगों को बुलाया, तो हो सकता है किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस हो, और अपन 15 दिन से प्रैक्टिस करें क्योंकि अपन ही स्पॉन्सर है और अपना फर्स्ट प्राइज आ सकता है, सबको लगता है फर्स्ट आएगा। और इतने लोगों में जो बोला जाए कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है, कुछ नाम तो आ ही जाएंगे। अब कंपटीशन जो हो रही ना, एक ऐसे इंसान, ऐसे लोगों के साथ हो रही है, दोज हु आर ऑलरेडी इन प्रैक्टिस, उनके पास स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, उनके पास मोमेंटम है, और अपन ने 15 दिन की प्रैक्टिस करके रखी है। क्या हाल होगा, एक एंड से दूसरे एंड पहुंचेंगे क्या? अपन पहुंच भी गए तो उनको रुकना पड़ेगा कि लास्ट वाला कब आता है। तो ऐसी कंपटीशन में अपन है। अब मुझे बताओ, ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना गलत नहीं है क्योंकि फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम क्रैक होने के बाद अपना फ्यूचर कहां से कहां ले जाएगा। अब दो चीज देखो, एजुकेशन से रिलेटेड बता रहा हूं। एक वो तरीका है आपको सक्सेसफुल इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए, एक तरीका है वो मतलब कोई भी कॉलेज से पढ़ो, अलग अलग जगह काम करो, नाम कमाओ और उस मकाम को हासिल करो। हो सकता है, हो सकता है। मेरा एक दोस्त जो हम लोग साथ में बीएससी किए थे हम लोगों ने, उसने सबसे पहले कमल पैकेजिंग करके कंपनी ज्वाइन की बुट्टी बोरी की 1996 में। दैट टाइम ही इज अर्निंग 2400 रुपीज। उसके बाद उसने वो कंपनी छोड़ के एमआईडीसी में गया, हिंगना एमआईडीसी में फैकर में जॉब किया, 4500 वो गया स्टील प्लांट में। वहां से वो गया वर्धा में कोई स्टील प्लांट है, वहां पे काम किया, ठीक है। वहां से उसकी पोस्टिंग हो गई, वहां वो छोड़ दिया। देन ही मूव टू मुंबई एंड आफ्टर मुंबई ही वेंट टू पूना, और पूना से फिर उसको यूएई में जॉब की ऑफर आ गई। पढ़ा क्या है? बीएससी। वो जब कंपनी में लगा था ना, वो काम नहीं कर रहा था, ही इज नॉट वर्किंग देयर, वो सीख रहा था। जब इंडिया की सभी टाइप की स्टील फैक्ट्रीज की मशीनरी के साथ उसने सीखना शुरू कर दिया, तो यूएई में जाने के बाद वो स्किल्ड पर्सन तैयार हो गया। नाउ ही इज पोस्टेड देयर एज ए सीनियर इंजीनियर। तो इसमें कैसे रहता है, दो चीजें रहती है, पढ़ना और सीखना। अब इसमें सबसे अहम रोल रहेगा आपके जो कॉम्पिटिटर है ना जेईई और नीट में, ये कॉम्पिटिटर वो लोग हैं जिनका कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है। अब आप इसके ऊपर वर्कआउट करो कि आप आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे, 3 घंटे, डिसाइड करो। लेकिन
जब भी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ना, थिंक पॉजिटिव, आज करना क्या है और हुआ कि नहीं हुआ। जो नहीं हुआ ना, उसने बोलना चाहिए अरे यार आज 1 घंटा लेट सोता हूँ, निपटा देता हूँ इसको। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, सुबह कुछ लोग उठते नहीं है, फिर भी नहीं हो रहा तो खुद को परेशान करो, यार अभी जो रुका है ना अपना, सुबह निपटाते इसको 1-1.5 घंटे में, हो सकता है। लेकिन तरीके कैसे हैं कि आप कोई भी कॉलेज से एडमिशन करके उसी फील्ड को अलग अलग कंपनियों में काम करके एक्सपीरियंस बटोर के उस मकाम पे पहुंचो, एक तरीका है। उससे भी शॉर्टकट तरीका है, अगर इंजीनियर बनना है गो टू एनआईटी। अब एनआईटी क्या काम करता है पता है क्या? जो कंपनियों में स्किल मिल रही है ना आपको, अब एनआईटी और आईआईटी को क्यों प्रेफर किया जाता है, कभी सोचा आपने? इतने बड़े बड़े पैकेजेस क्यों दिए जाते हैं? एनआईटी और आईआईटी में आपको टेक्निक सिखाया जाता है। तो जो एनआईटी से निकला हुआ इंजीनियर है या आईआईटी से निकला हुआ इंजीनियर है, वो ट्रेन रहता है, वो भी मॉडर्न स्किल के साथ। वो लोग तैयार करते हैं आप लोगों को। तो एक रास्ता मैंने बताया, ऐसा शॉर्टकट रास्ता है, कोई भी कॉलेज ज्वाइन करो, डिफरेंट फॉर्म में काम करो, एक्सपीरियंस कलेक्ट करो और अपने मकाम पे पहुंचो। भाई टेक्स 10 to 15 ईयर्स टू रीच देयर। अब मुझे बताओ 15 साल समय खर्च करना है या 1 साल के अंदर एनआईटी में एंटर करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन इसके लिए क्या लगता है? इसके लिए लगेगी स्ट्रेंथ, आपका पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद में कंसंट्रेशन तो बताया मैंने, ठीक है। और पेरेंट्स से भी आपका पेरेंट्स को आपसे बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रहता है, लेकिन अपन ये ठिकरा नहीं पड़ेंगे कि पेरेंट्स जो नहीं कर पाए वो अपन नहीं कर सकते, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट का ये कहना रहता है आफ्टर अचीविंग समथिंग कि सर को जेई और नीट का कुछ नहीं समझता। मुझे जेई नीट का कुछ नहीं समझता। मुझे बताओ, अगर टाटा कंपनी एरोप्लेन बना रही है तो वो रतन जी टाटा को एरोप्लेन उड़ाना आना चाहिए क्या? तभी खरीदेगा। अपने पापा को कार चलानी नहीं आती तो बड़े होने के बाद अपने पापा को कार गिफ्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते ना। ऐसा नहीं रहता, सिर्फ वो इंसान उस क्षेत्र का रहता है, समझता है। अब इतने साल से जब मैं स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो कुछ तो अपन को पता होगा कि यार सक्सेस कैसे आती है, हमने भी तो वो अचीव की है। मैं तो बोलता हूँ कि पूरे इंडिया में मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन कोई नहीं है। आई स्टार्टेड माई करियर विथ जस्ट 150 रुपीज़। अगर उसको मेरे 30 साल के करियर में आज के अचीवमेंट को जोड़ दिया जाए तो मेरा जो इनकम है अंबानी से ज़्यादा होगा। जस्ट कंपेयर 150 रुपीज़ विथ वॉट एवर आई हैव अचीव्ड टिल डेट, ठीक है। तो लेकिन इसके पीछे भी बहुत मेहनत लगती है। आज भी देखते होंगे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आज भी 9 से 6 में वर्क करता हूँ, इतने सारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मैं तो 2 बजे भी आ सकता हूँ ना, ठीक है। तो मैं अपना डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करता। आप लोग उस चीज़ पे वर्क करो। मैंने काफ़ी रिसर्च करके आपको ये पॉइंट बताया मैंने कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों के साथ अपन ऑर्डिनरी कैटेगरी में आते हैं, मीडियम रेंज और ऑर्डिनरी। अपना कंपटीशन बहुत दिग्गजों के साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ठेकेदार है उस सीट के, ऐसा नहीं हो सकता। वो छीन सकते हैं अपन, लेकिन छीनने के लिए यू हैव टू डेवलप योर कॉन्सेंट्रेशन। और देखो, जो बाहर जितनी भी बकवास होती है ना, डोंट बिलीव इन दैट। मैं नहीं करता हूँ। करियर पॉइंट के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, पर मेरे बच्चे जब स्टेज पे कुछ बोलते हैं ना, मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि मुझे यहाँ 2 ही चीज़ के लिए बैठना है, खूब पैसा कमाना है या मुझे अचीवमेंट करना है। मेरा एक ही एम है। बुट्टीबरी में ऐसे ऐसे स्टूडेंट निकले, क्या होगा उससे? आज बुट्टीबरी में कोई भी कोचिंग क्लास है ना, बुट्टीबरी का एक भी पोस्टर, में जनवरी से राह देख रहा हूँ 22 से, एक भी पोस्टर डिस्प्ले नहीं कर रहा है। और जो पोस्टर डिस्प्ले हुआ ना अभी, वो आप में से किसी पेरेंट्स उस बच्चे को पहचानते हैं। मैं कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ। जो पोस्टर लगा है ना, उस पोस्टर के एक लड़के को अभी पीटीएम में पेरेंट्स आए थे, वो पहचानते हैं, बोलते कि वो स्टूडेंट नवोदय का था। और नवोदय आप जानते कि नहीं जानते मुझे नहीं पता। नवोदय एक कैंपस होता है जिसमें सिर्फ समर की छुट्टियां होती है। जब वो स्टूडेंट कैंपस से बाहर ही नहीं निकला तो इन इंस्टीट्यूशन को इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे मिल गया? सब खरीद फरोख्त चलती है। ये है दिखावे वाली दुनिया। और आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है ना, लेकिन ऐसा बेच के क्या फायदा? तो ये इतने स्तर पे लोग है ना आ जाते हैं।
आप अपने काम से काम रखो। टीचर्स ने बोला है कि दे आर रेडी टू हेल्प यू। कंसंट्रेशन पे जोर दो और दुनिया बदल रही ना, उस पर ध्यान मत दो। दोस्त, जैसे आज डिस्कशन हुआ कि ग्रुप बनाओ आप लोग, लेकिन ग्रुप में पता चल जाता है यार कि ग्रुप में 5 लोग हैं, किसके विचार खराब हो रहे हैं फट से पता चलते हैं अपन को। अगर वो ऑड लाइन में जा रहा है, एग्जिट कर दो उसको ग्रुप से। सही क्या है गलत क्या है, दैट यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मेरा कंक्लूडिंग पार्ट यही रहेगा कि आप लोग है ना, जो मैंने चीजें बताई आपको, कंपटीशन और कंसंट्रेशन, आप इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट जरूर करना। डे बाय डे कंसंट्रेशन इंप्रूव करो, और कंसंट्रेशन इंप्रूव करना इज नॉट इजी बट इट्स इजी फॉर यू, क्योंकि आप लोग है ना जो बेसिक लेवल लगती है ना, उस लेवल के ऊपर आ चुके हो। अभी आपको यहाँ से बिल्टअप करना है। मैंने पहले ही कहा था, लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट है मेरा। मैंने जब एडमिशन के टाइम में जो बोला था ना, गलत नहीं बोला था। मैंने बोला कि 6 महीने के अंदर क्वालिफाइंग स्टेज मुझे चाहिए, और नीट वालों को बोला था 200 क्रॉस करना है। आप लोगों ने देखो इतना अच्छा रिजल्ट दिया है कि मेरे शब्द गलत साबित हुए, फिर भी मुझे प्राउड फील हो रहा है। जून तक मैंने बोला था कि जेई वालों को 100 क्रॉस करना है और इनको 350 से 400 के रेंज में पहुंचना है। वो भी चीज आपने झूठी साबित की, उसका भी मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। लेकिन ऐसा करने से मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान ज्यादा होगा अगर इस मोमेंटम को आप मेंटेन नहीं कर पाए तो। यू आर द फेलर इन लाइफ, ध्यान रखना। अगर आपकी बेस लाइन स्ट्रांग हो चुकी है तो व्हाई नॉट यू आर रेडी टू अचीव द गोल। और वो बेवकूफ इंसान होते हैं कि जिनका फाउंडेशन बनने के बाद बिल्डिंग को ढंग से खड़ी नहीं कर सकते। अरे सैक्रिफाइस होगा ना, 1 साल तक सैक्रिफाइस होगा। हमने तो 30 साल किया है। मैं बुट्टीबरी में 30 बोलने का मुझे हक है। मैं बुट्टीबरी में 30 साल से हूं, 29 साल से किसी पेरेंट्स ने मुझे किसी भी चौराहे पे नहीं देखा। ये मामूली चीज नहीं होती है। वेरीफाई कर लेना, आपके पेरेंट्स मेरे एज के होंगे, उनको पूछो कि सर कहीं दिखे थे क्या। नेवर। पूरा टाइम मेरा कोचिंग में जाता था। सुबह से 7 से रात के 9 साढ़े 9 तक मैं वर्क करता था। 10 बजे घर जाऊंगा तो रास्ते में देखूंगा कोई खड़ा है क्या करके, कोई नहीं रहता था बात करने को। तो आपको भी वो चीज करनी पड़ेगी। थैंक यू। पर मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो मतलब अगली बार हम लोग है ना, हम लोग बोलने का चांस कम रहेगा। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम में से जो जिन्होंने अच्छा अच्छा किया है, हम उनको बता देंगे कि आपको कुछ बोलना है, क्योंकि वही अपन को इंस्पायर करेंगे। जैसे देखो जेई में बहुत हेल्दी कंपटीशन हो रही है, आप उनके मार्क्स देखोगे तो चकरा जाओगे आप। वैसे नीट में भी। और शिकिन सर ने लास्ट टाइम जो बोला था, वो वर्ड है ना, कुछ कुछ खरे भी ठहर रहे, चेहरे बदलने को आना। याद है क्या आपको? सर ने कहा था ये बहुत जल्दी जरूरी रहेगा। और सेकंड थिंग, आप लोग है ना इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि अपन महीने में एक ही बार बात करते हैं। मोबाइल बाजू में है, पढ़ाई बाजू में है, और ये बकवास चल रही है ऐसे लग रहा है। लेकिन अगली बार है ना, आप लोग मन संभालो और शेयर समथिंग अबाउट यू। अगर किसी की पढ़ाई नहीं हो रही, किसके मार्क्स लोएस्ट आए ना, वो भी आओ यहाँ पर। जैसे मैं आज सार्थक को बुलाने वाला था, अगली बार बुलाऊंगा कि तू थोड़ा सा नीचे क्यों चला। स्कोर अच्छा है उसका, नॉट बैड। उसने मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उसके बराबर है, पर थोड़ा सा डाउन आया। इसके पीछे कुछ वजह होती है। मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें आप शेयर करो। लड़कियां भी बोले ये आप ही का मंच है, हमको बोलना पड़ता है। हमने इसलिए ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि हर्षद सर ने बोला था कि कौन कौन बोलना चाहता है। अभी आपको बता दूं, जो बोलना चाहते हैं ना आप लोग, वो आपके ओन फीलिंग्स होनी चाहिए। आप खुद सोचो कि क्या बोलना है। 2 मिनट के लिए आओ, अपना अपना शेयर करो या कि इस टेस्ट में क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए, घर में पढ़ाई में क्या समस्या आती है, क्या चेंजेस किया आपने जिससे आपको बेनिफिट हुए। सभी को जाएगा क्रेडिट, उसका फायदा सभी को होगा। और मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी क्वालिफाई हो जाए और एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो अपन भगवान हो जाएंगे। अगर सभी बच्चे यहाँ बैठे क्वालिफाई हो जाते हैं तो इससे बड़ा अचीवमेंट पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि सुपर 30 में जब 30 बच्चों का सिलेक्शन होता था ना, वो 30 बच्चे एक क्लास के नहीं थे। उस सर के बाजू में पैरेलल में और एक कोचिंग था जिसमें 1500 से 2000 बच्चे पढ़ते थे, और ये 30 बच्चे फ्री वाले थे। सबका मिला के उनमें से 30 बच्चों को हाईलाइट किया जाता था सुपर 30। अब मुझे बताओ, 20 में से 10-12 का तो एवरेज ही क्वालिफाई होने का। लेकिन वो पुराना दौर था। नया दौर तो सर लोग बता रहे कि नया है। मैं चाहता हूँ सभी क्वालिफाई हो जाए। जेई में मेरे एक्सपेक्टेशन से सिर्फ 2 स्टूडेंट है ना पीछे है, और नीट में 10 बच्चे पीछे हैं मेरे एक्सपेक्टेशन से।
मतलब 20 यहाँ कंफर्ट जोन में है, यहाँ पे 38 में से 36 लोग कंफर्ट जोन में है और उनके पास समय भी है। तो वह अच्छा रहेगा आपको। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगले मंथ मैं चाहता हूँ कि हम लोग कम बोलें और आप लोग मन संभालें। कुछ भी बोलो, जो बोलना है वो। हमारे बोलने से बोरियत आती है, आप लोग बोलेंगे तो हमको एनर्जी आती है। हमारे बारे में अच्छा नहीं बोलना है, डूज एंड डोंट दोनों के लिए तैयार हो। जो चीजें आपको लगती है ना इस इंस्टीट्यूट से, सर ने क्या बोला कि जो भी मुझे बताया जाता है वो मैं फुलफिल करता हूं। लेकिन अफसोस कि जानवी यहाँ बैठी है, वेरीफाई करा देता हूँ। जानवी को बोला था तुम चिंता मत करो, मुझे 4 दिन का समय दो, मैं आपके लिए अच्छा सा टीचर लाता हूँ। जानवी ने बोला नए टीचर के साथ एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अपन जमीन से जुड़े हुए लोग हैं ना, वी आर नॉट द हाई फाई फैकल्टी। आपको पता है बड़ी कोचिंग में क्या होता है? बड़ी कोचिंग में सबसे पहले एंटर होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट और उसके साथ जाते हैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट। 5 स्टार होटल में अगर अपने पेरेंट के साथ अगर अपन एक बार खाना खाने गए और जो रेगुलर खाने वाले हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो और अपनी बॉडी लैंग्वेज देखो। अपन खाना नहीं खाएंगे, लुकिंग एट द झूमर, यस, अरे बाप रे क्या फर्नीचर है, बाप रे कितना पॉश है, पूरा राजमहल लग रहा है, ऐसी फीलिंग अपनी होगी। मेरे साथ भी हुई थी जब मैं पहली बार फ्लाई कर रहा था। मेरा दोस्त जो यूएई में रहता है वो हमेशा फ्लाई करता, हम पहली बार 3 लोग थे, वो मैगजीन पकड़ के पढ़ रहा है एंड व्हाट वी आर डूइंग, लुकिंग एट द विंडो, अभी अभी चल पड़ा, अभी देख अभी उड़ेगा ही, अभी उड़ेगा। और ये तो सीन हमारा था। लेकिन जब मैं वापसी में आया ना, तब देखा कि जो रेगुलर ट्रैवल करने वाले यूएई से इंडिया जो फ्लाइट आती है ना, उसमें वर्कर आते हैं दुबई में गए हुए। मैंने देखा फ्लाइट खाली थी तो लोग 4-4 सीट पकड़ के ना सोए थे, जैसे बस में सोते वैसे। और वो लोग सोने भी देते, बिकॉज वर्किंग पीपल रहते, दूसरे लोग नहीं रहते उसमें। तो ऐसे दौर रहते हैं। तो अगली बार का मंच आप लोग संभालो, ठीक है, हम लोग सुनेंगे, हम सिर्फ 2-2 मिनट बात करेंगे, बाकी का टाइम आपको देंगे। तो इसमें डूज और डोंट जो लगता है आपको और जो अपेक्षाएं लगती हैं वो सब दो। मैंने जानवी का टॉपिक कंक्लूड करता हूँ। 4 दिन मांगे थे, मुझे नहीं मिले, बोला कि हम एडजस्ट कैसे करेंगे। लेकिन जब कृष्णा सर आए तो 4 दिन सर को ही बुखार था। उस टाइम में सर अपनी कैपेसिटी नहीं दिखा पाए क्योंकि इधर का वेदर उनको सूट नहीं हुआ। और आप कभी मराठवाड़ा गए नहीं, समर में जाओ, जैसे बस से नीचे उतरोगे ना, ठंडी ठंडी कूलर की जैसे लहरें चलती ना हवा की, वैसे चलनी शुरू हो जाती है। एकदम प्लीजेंट फील होता है समर में, जब यहाँ 47 डिग्री टेम्परेचर रहता है। लेकिन मेरी बात तब भी सही साबित हुई। मैंने 4 दिन का समय मांगा था, सर ने 4 दिन बीमार थे। उसके बाद जब सर ने काम शुरू किया तो उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। ठीक है, जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। बायो हम समझ ही नहीं पा रहे थे, शिकिन सर आए, बायो समझ गए। ठीक है, फिजिक्स में सॉल्विंग क्या होता है, फिजिक्स में दिक्कतें आएगी, डोंट शेयर दैट प्रॉब्लम विथ योर पेरेंट्स। आपको पता है फिजिक्स एक अकेला बिग बॉस बन के बैठा है जो ना नीट होने देगा ना आपको जेई होने देगा। तो उसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। जो भी फीलिंग है फिजिक्स के बारे में, आप डायरेक्टली सर से बात करो, उनके पास सॉल्यूशन है। ठीक है, और उस वहम में बिल्कुल मत आओ कि अभी जो मैंने पेरेंट्स से सुना था ना कि नए नए कोचिंग वाले आके अप्रोच करें अपने स्टूडेंट को, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब साफ है, वी आर द अचीवर। अपने बच्चों का डेवलपमेंट देखा जा रहा है और कोचिंग में, इसीलिए वो कोचिंग वाले अभी ढूंढेंगे कि टॉप के बच्चे कौन है। बोलते फ्री में बिस्किट देता हूँ, फ्री के बिस्किट में 38 में से हमारे पास 4 या 5 बच्चे ऐसे हैं जो एनआईटी के लिए थोड़ा सा मतलब कम पढ़ रहे हैं। हाँ, ये हाँ सर जो बोल रहे वो सही है। फ्यूचर देखिए, अगर 60 का लेवल आपका अभी मेंटेन होता है और अगले 6 महीने में आप 100 तक अगर पहुंच गए तो पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि 100 वाले को 40-50 मार्क्स गेन करना अगले 6 महीने में बहुत आसान होता है। और नीट वालों को बता दो, जब 350 के ऊपर गाड़ी निकल जाए तो समझ जाना कि मैं बन सकती हूँ अच्छी डॉक्टर। ठीक है, तो अगली बार का मंच आप लोग संभालना। थैंक यू।